Good evening. So, this is the only planet of choice. Welcome back to the only planet of choice. और मैंने आज रिकॉर्ड किया है और ट्रांसलेट किया है और मैं उसे पढ़ती हूँ। और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे मैं इसे समझाती जाऊंगी। जीन, धन्यवाद। आपने बताया कि किसी स्तर पर सभ्यताओं का बड़े पैमाने पे अवतरण हो सकता है। मुझे लगता है कि अगले प्रश्नों में कौन और कहाँ, कैसे और क्यों शामिल है। अधिकांश लोग जो पहला प्रश्न पूछेंगे वह है कैसे। दूसरे शब्दों में कहें तो परिवहन का तरीका क्या होगा। ये वाला एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में हवाई में जो हवाई आइलैंड्स, आई थिंक वहां पर जो एलियंस देखे गए थे, उसके हिसाब से ये वाला एपिसोड इसके अंदर काफी कुछ बताया है टॉम ने। तो इसे ध्यान से पढ़ना ताकि आने वाले दिनों में हम लोग भी प्रिपेयर्ड रहें कि क्या हो रहा है या होने वाला है और कैसे होने वाला है ये हमें पता रहे और इस बात को शेयर करें हम तो और भी बेहतर रहेगा। अम दूसरे शब्दों में कहें तो परिवहन का तरीका क्या होगा। ऐसी लैंडिंग में उपयोग किया जाता है। क्या हम भौतिक वाहनों की बात कर रहे हैं? मतलब ऐसी लैंडिंग में क्या उपयोग किया जाता है? तो टॉम कहता है हाँ, वे उस प्रकृति के होंगे जिसे आप भौतिक वाहन कहेंगे। यदि आपके पास जाकर इसे छू आपको पास जाकर इसे छूने की इच्छा हो, जैसा कि एक ऑटोमोबाइल के साथ होता है, तो आप इसे छूने में सक्षम रहेंगे। मतलब कि आप इसे छू सकते हैं, इतना भौतिक होगा। क्या आप मुझे सापेक्ष आकार और आकार वगैरह के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या वे बड़ी संख्या में लोगों को रोकेंगे या? टॉम कहता है विभिन्न आकारों और विभिन्न डिजाइनों के वाहन होंगे। इनमें से कुछ कांच के शीर्ष शीशे की तरह दिखेंगे। कांच के शीर्ष की तरह या शीशे की तरह, यहाँ शीर्ष लिखा है, हो सकता है की तरह दिखेंगे, लेकिन वास्तव में यह शीर्ष नहीं होंगे। कांच के शीर्ष, शीर्ष मतलब कि सर मेरे ख्याल से। और वास्तव में ये शीर्ष नहीं होंगे, ये केवल इसका स्वरूप होगा। ऐसे भी लोग होंगे जो आपके वायुमंडल में रहेंगे और बहुत बड़े होंगे। फिर वे छोटे जहाज भेजेंगे आपके पास। आपके महासागरों पर वाहक हैं जो उड़ने वाले जहाज भेजते हैं। क्या ऐसा नहीं है? जीन कहता है ये सही है। टॉम कहता है ये वैसा ही होगा, लेकिन आपके महासागरों पर होने के बजाय ये आपके आकाश में होंगे। जीन कहता है आप कह रहे हैं कि छोटे यान इस वाहक यान से निकलकर पृथ्वी पर आएंगे? तो टॉम कहता है हाँ, ऐसे भी होंगे जिनका स्वरूप और तश्तरियां स्वरूप आप तश्तरियों जैसा होगा। वहां होगा वे हों जो नुकीले हों, वैसे वी के साथ। वहां होगा वे जो हों वे हों जो नुकीले हों जैसे वी के साथ या वी की तरह। जीन कहता है क्या ये वाहन आने के लिए समय आयाम और अन्य आयाम से गुजरेंगे यहाँ पृथ्वी पर? समय आयाम मतलब टाइम एंड स्पेस से गुजरेंगे और यहाँ इस भौतिक दुनिया में ऐसे समय पर आएंगे। तो टॉम कहता है सभ्यताओं में मौजूद बुद्धिमत्ता आपके आयाम में आने की क्षमता रखती है। उनके पास वह तकनीक है। हाँ। तो जीन कहता है पृथ्वी पर एक बहुत ही सामान्य प्रश्न यह होगा कि इन वाहनों को कैसे संचालित किया जाता है। क्या क्या तरीका है? तो टॉम कहता है ये घूमते हुए शीर्ष के उलट जैसा दिखता है। क्या ऐसी लैंडिंग के बाद घूमते हुए शीर्ष, आ, अच्छा, घूमते हुए उसका टॉप ऊपर का शीशे जैसा होगा, लेकिन वो टॉप नहीं है, वो सिर्फ एक दिखता है ऐसे। और
वो छोटे वाले भेजेंगे अपने बड़े वाले क्राफ्ट के अंदर से। तो वो कहते हैं जैसे लट्टू होता है ना घूमता हुआ, इस तरह से लट्टू की तरह दिखेगा वो, घूमता हुआ लट्टू। और उन्हें क्या ऐसी लैंडिंग के बाद ये वाहन पृथ्वी पर रहेंगे और क्या मनुष्य रहेंगे, उनका निरीक्षण करने की अनुमति दी गई है। मनुष्य रहेंगे अनुमति देने, एक मिनट। अम हाँ, मतलब कि क्या उन्हें इस धरती पर आने की इजाजत है, आ, और क्या ये धरती पे रहेंगे, और क्या इंसान प्रजाति जाके इनके बारे में पता करने की कोशिश करेगी या इनको देखने की कोशिश करेगी कि निरीक्षण करने की। तो टॉम कहता है उन्हें आंतरिक भाग देखने की अनुमति होगी। शिल्प कुछ समय तक बना रहेगा। शिल्प, ओके, दिस इज गेटिंग डिफिकल्ट। शिल्प मतलब वो जो क्राफ्ट है वो कुछ समय के लिए होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा। अब उससे उसका क्या मतलब है देखते हैं। उदाहरण के लिए बहुत अधिक समय के लिए नहीं, वर्षों तक नहीं। जीन कहता है हमारे पास उड़न तश्तरियों की कई कहानियां हैं, इसलिए लोगों को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि क्या इंसानों को इसमें से किसी वाहन में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई लाइक जीन। कहती है, जीन कहती है। तो टॉम कहता है इससे पहले कि वे किसी वाहन में यात्रा करें, यह आवश्यक होगा कि उनके आसपास कोई वाहन हो। अ, इसका क्या मतलब है कि आपके वाहनों के भीतर का माहौल अलग होगा या आंदोलन का तनाव खतरनाक होगा। ओ, इससे पहले कि वे किसी वाहन में यात्रा करें आवश्यक होगा कि इस उनके आसपास कोई वाहन हो। वाओ, आंदोलन का तनाव खतरनाक होगा। आंदोलन, टॉम कहता है आंदोलन का तनाव आपके पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर जाना संभव होगा, लेकिन उन्हें बाहर ले जाने के लिए एक वाहन के अंदर दूसरे वाहन की आवश्यकता होगी। लेकिन ये किया जा सकेगा। तो जीन कहता है लैंडिंग का मूल्यांकन निस्संदेह मनुष्यों और सरकारों द्वारा विभिन्न तरीकों से किया जाएगा। इसमें लगभग निश्चितता शामिल है। जीन कहती है लैंडिंग का मूल्यांकन निस्संदेह मनुष्यों और सरकारों द्वारा विभिन्न तरीकों से किया जाएगा, जिसमें लगभग निश्चितता शामिल है कि कुछ लोग आपकी लैंडिंग को खतरे के रूप में देखेंगे। क्या आपके पास हमले से खुद को बचाने का कोई तरीका है। तो टॉम कहता है हम चाहते हैं कि आप जानें कि हम सभ्यताओं के बारे में बात कर रहे हैं, न कि काउंसिल ऑफ नाइन के बारे में। हमें भौतिक रूप से प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को सभ्यताओं को नष्ट करने का प्रयास करने से रोकने का एक तरीका होगा। ये प्रेम और नम्रता से किया जाएगा। जो सभ्यताएं हमारी सेवा में हैं, वे पृथ्वी पर किसी भी भौतिक प्राणी को नष्ट करने या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगी। हमारे पास उन्हें हमें नष्ट करने का प्रयास करने से रोकने का एक तरीका होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि अन्यथा लोगों को कुछ पूर्व जानकारी दिए बिना न आए। ये विश्वास करना शुरू कर देंगे कि हम उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे अगर उनको बिना जानकारी दिए आए तो। हमें नियंत्रित करने की न तो इच्छा है और न ही आवश्यकता। हम केवल लाभ के लिए आते हैं। यदि कोई एल्टियन अपने वाहन के प्रवेश द्वार पर निकट होता और ये पृथ्वी ग्रह पर कदम रख रहा होता, और यदि कोई समूह होता जो उस अल्टियन को नष्ट करने का प्रयास करता, उसे केवल अपना हाथ सीधे तरीके से बढ़ाना है, बहुत अधिक विस्तार में नहीं, शांति लाने के लिए।
और उन्हें ऐसी स्थिति में लाना है जिसमें उन्हें नुकसान पहुंचाने की इच्छा ना हो और वे अपने हथियार डाल दें। हुविट्ज एक अलग तरीके से काम करेंगे। यदि वे एक एक ही स्थिति में होते और वे बाहर आते और अपनी भुजाएं उठाते, तो हथियार वाले वे मनुष्य कुछ समय के लिए पूरी तरह से स्थिर हो जाते। तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका किसी भौतिक प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या तुम समझ रहे हो? तो जीन कहती है, नहीं, मुझे डर है कि मैं इसे ठीक से नहीं समझ रही। तो टॉम कहता है, पृथ्वी ग्रह पर लोगों की कई अलग अलग आकार हैं, है ना? एल्टिया या एल्टिया का आकार एक ही होता है। उनमें एक चमक होती है जो पारभासी होने का आभास देती है। चमक, ये उनका कंपन है। उनमें एक चांदी जैसापन है। आपके पास ऐसी गाड़ियां हैं जिनका स्वरूप पारभासी है। पाराभासी, मर्क्यूरी? I don't know. Let me see. Is that Mercury what he's talking about? Um, one second. Mercury, चमक नहीं, showing human shape, size, color and feature. अच्छा, बहुत मतलब के पारभासी का मतलब है कि ट्रांसलूसेंट, मतलब उनके आर पार रोशनी चली जाती है, इतने चमकते हुए। अच्छा, अब समझ में आया। वो कहते हैं कि मैं गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ये उनका कंपन है, उनमें एक चांदी जैसा पन है। आपके पास ऐसी गाड़ियां हैं जिनका स्वरूप पारभासी है। वे कहते हैं कि मैं गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ये इंद्रधनुषी स्वरूप है। रेनबो कलर्ड बॉडी, रेनबो बॉडी, रेनबो बॉडी। क्या उन पर कोई बाल हैं? तो टॉम कहता है नहीं। एंड्रू ने भी क्या सवाल पूछा। टॉम कहता है नहीं। जीन कहती है, बालहीनता और इंद्रधनुषीपन के अलावा क्या उनकी विशेषताओं का अंतर हमें हमारे जैसा है? वे दिखने में भौतिक ग्रह वह दिखने में पृथ्वी भौतिक पृथ्वी ग्रह पर मौजूद लोगों के समान हैं। क्या आप समझते हैं कि पृथ्वी ग्रह पर भौतिक मानव का बीज एल्टिया से आया था? ओह जीन, ये मेरी समझ है कि यहाँ पृथ्वी पर हम में से कुछ ऐसे हैं जो एल्टियन रक्त के हैं। तो टॉम कहता है हाँ। जीन कहती है, हाँ, मैं समझती हूँ और मैं निश्चित रूप से समझती हूँ कि आप बल दिखाते हुए क्यों नहीं उतरना चाहेंगे, क्योंकि इससे बहुत डर पैदा होगा। बल दिखाते हुए मतलब अपनी ताकत दिखाते हुए। तो टॉम कहता है हाँ। जीन कहती है, क्या आप उन सभ्यताओं के लोगों का वर्णन कर सकते हैं जिनका आकार मानव जैसा कुछ है? उनके आकार, रंग, विशेषताओं आदि के बारे में। टॉम कहता है, एल्टियंस का कद आप जैसा है। उनकी आंखों का रंग आपके साफ आकाश के समान नीला है। ओ माय गॉड, लाइट ब्लू। उनके पास एक पारभासी उपस्थिति है, रेनबो बॉडी है। उनका रंग बहुत गोरा है। वे स्तंभन में है। जब हम पारभासी कहते हैं तो इसका मतलब है कि उनका कंपन पारभासी होता है। क्या तुम समझ रहे हो? तो जीन कहती है, ये आनुवंशिक विशेषताएं? तो टॉम कहता है हाँ, आनुवंशिक, आनुवंशिक, आशान, जेनेटिक फीचर्स। आनुवंशिक मतलब जेनेटिक फीचर्स हैं। तो टॉम कहता है हाँ। तो जीन कहती है, हमारी मूल पृथ्वी विशेषताओं के साथ मिश्रित है। तो टॉम कहता है हाँ। हुविट्स छोटे होते हैं। वे छोटे और गहरे रंग के होते हैं, एल्टियंस की तरह गोरे नहीं होते। अफ्रीका, इंडिया, उनके बाल हैं, बाल सीधे हैं। तो फिर अफ्रीका नहीं। चाइना, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट, ये भी अंधेरा है। हाँ, बाल सीधे हैं, ये भी अंधेरा है नहीं, ये भी मतलब काला है। काला है।
अंधेरा नहीं है। और जीन के उनके बाल सीधे हैं और डार्क कलर के हैं। नॉर्थ ईस्ट, जापान, चाइना में भी जीन कहती है। और क्या अन्य विशेषताएं हैं? क्या और अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे नाक, मुंह, आंखें, हाथ वगैरह पृथ्वी जैसी? तो टॉम कहता है हाँ, आशान वाले नहीं है। तो जॉन कहता है क्या मैं बस ये कह सकता हूँ, क्या इनमें से किसी में भी स्वर रज्जू है? क्या ये आवाज करते हैं? स्वर रज्जू का मतलब है उनके गले में आवाज है, क्या वो बात करते हैं? तो टॉम कहता है अल्टियंस नहीं करते। हूविड्स में गाने की क्षमता है, लेकिन पृथ्वी ग्रह पर आपके जैसी नहीं। अच्छा, मतलब बेटर है या उनकी बेटर है, आपके जैसी नहीं? एंड्रयू कहता है उदाहरण के लिए एक औसत हूविड कितने समय तक जीवित रहता है? ओ, टॉम कहता है यदि हम इसके पृथ्वी के समय में इसको बोलें तो वो आपके 5 लाख से लेकर डेढ़ 5 लाख से लेकर 15 लाख वर्षों के दायरे में होगा। बाप रे, इतना जीते हैं ये लोग, इतनी बड़ी जिंदगी, यहाँ 50 साल में ही जान निकल गई। ओके, जीन कहती है क्या आप 5 लाख साल की जिंदगी, 15 लाख साल की जिंदगी, वाह। जीन कहती है क्या आप कह रहे हैं कि वे कम से कम 5 लाख वर्ष जीवित रहेंगे? तो टॉम कहता है ये आपके समय के संबंध में होगा, उनका समय एक जैसा नहीं है। आपका समय आपके घनत्व के कारण बहुत धीमी गति से चलता है। ओ, जीन कहती है मैं देख रही हूँ आपने हुविट्स के बारे में बात की जिनके पास स्वर रज्जु है। क्या वे पृथ्वी की भाषाएं बोलेंगे ताकि हम उनके साथ संवाद कर सकें? तो टॉम कहता है उनमें परिवर्तन करने की क्षमता है। हुविट्स के पास बोलने का एक तरीका है जिसे प्रसारित किया जाएगा, जबकि अल्टियंस के पास यह एक कंप्यूटर बॉक्स में होगा। ओ, ताकि वे जो सोचें वो ध्वनि के रूप में आए। जीन कहती है उन लोगों की बात करते हुए जो मानव सदृश है, उन लोगों की बात करते हुए जो मानव सदृश हैं, क्या वे पुरुष और महिला होंगे जैसा कि हम लोगों की पहचान, जैसे हम यहाँ लिंगों की पहचान करते हैं? तो टॉम कहता है अल्टियंस दो ध्रुवों की एकता में मिश्रित हैं। दो ध्रुवों की एकता में मिश्रित हैं। ओ माय गॉड, एल्टियंस आर ऑफ टू पोलैरिटीज ब्लेंडेड इन टुगेदर। तो एल्टियंस में दो घनत्वताएं या पोलैरिटीज, दोनों झुकाव उनके अंदर मिश्रित हैं। पोलैरिटीज मतलब आई थिंक मैस्कुलिन फेमिनाइन, तो इस हिसाब से दोनों झुकाव उनके अंदर मिश्रित हैं। उनके पास वह नहीं है जिसे आप नर और मादा कहेंगे। हुविड्स में त्रिध्रुवीयताएं हैं, 3 है पोलैरिटीज, मेल फीमेल नहीं है, 3। ओके, व्हाट आर द 3? जीन कहती है हाँ, मैं 3 लिंगों की संभावनाओं से परिचित हूँ। यदि आप यही कहना चाह रहे हैं और मेरा मानना है कि आप एल्टियंस को एक उभयलिंगी जाति के रूप में वर्णित कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? टॉम कहता है हाँ, ये सही है। व्हाट इज यूनिसेक्सुअल रेस? मतलब वो ना नर है ना मादा है, वो एक ही है और जिसके अंदर दोनों मिश्रित हैं। इट्स कॉल्ड एंड्रोजिनस, आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड, यूनिसेक्सुअल एंड्रोजिनस। और ट्राइपोलैरिटीज, अब ये ट्राई तीसरा क्या है? मेल फीमेल तो समझ में आया, तीसरा क्या है मुझे समझ में नहीं आया। ओके, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ ध्यान देना ये बहुत दिलचस्प है कि घटना जो कई साल पहले हुई थी, जब फिलिस एक ग्राहक की प्रतीक्षा कर रही थी, जिसे ऑरलैंडो में अपने स्कूल में 3 बजे पढ़ने के लिए समय मिला था। 10 से 3 बजे उसने अपने सचित से पूछा, जिसने उसे बताया कि उसकी ग्राहक मेरी नाम की एक महिला थी। ग्राहक, ओके, क्लाइंट वास्तव में एक नियमित महिला जो हमेशा समय पर आती थी। रिसेप्शन एरिया में एक अजनबी बैठा था, करीब 5 फीट 6 इंच लंबा, एक काला आदमी। उसने गहरे रंग का एक सूट पहना हुआ था और इटालियन या यहूदी लग रहा था, सिवाय इसके कि फिलिस के अनुसार उसकी आंखें बादाम के आकार की थी। अजनबी ने उससे कहा, मैं तुम्हें 3 बजे देखना चाहता हूँ। पुलिस ने बताया कि उस समय उसके पास एक ग्राहक था, जिस पर उसने उत्तर दिया, 3 बजे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी यू एट 3। ओके, 3 बजे मिलना चाहता हूँ। अम, उसने उत्तर दिया, वह यहाँ नहीं है। मतलब रिसेप्शनिस्ट होगी फिलिस, आई डोंट नो। फिलिस मैरी का इंतजार करने के लिए अपने कार्यालय लौट आई, जो अभी भी 3:30 बजे तक नहीं आई थी। फिलिस को आश्चर्य हुआ कि अजनबी को कैसे पता चला कि उसके ग्राहक एक महिला थी। ओ, तो अजनबी ने उसे कहा, मैं तुम्हें 3 बजे देखना चाहता हूँ। फिलिस ने बताया कि मेरी एक अपॉइंटमेंट है, तो आ, मैं नहीं मिल सकती। तो उसने कहा कि वो यहाँ नहीं आएगी। तो फिलिस मैरी का इंतजार करने के लिए अपने ऑफिस में लौट गई, और 3:30 बज गए और अब तक वो नहीं आई थी। तो फिलिस हैरान हुई या हुआ कि इस अजनबी को कैसे पता कि फिलिस एक महिला है। नाउ आई गेट इट। ये वो रिसेप्शन एरिया में लौटी और उसने पूछा कि उसे कैसे पता कि वो नहीं आएगी। उसने उसे बताया कि मैरी की कार पार्कवे पर रुक गई थी। उत्सुकतावश फिलिस ने उसे अपने कार्यालय में ऑफिस में अंदर बुलाया और उससे पूछा कि वो क्या चाहता है। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे पढ़कर सुनाएं। उसने उत्तर दिया, एक सेकंड, उसने उत्तर दिया, अम, उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे पढ़कर सुनाएं। मुझे पढ़कर सुनाएं। तो फिलिस ने उसका हाथ छुआ और एक पल में उसे पता चल गया कि वो पृथ्वी का नहीं है। उसने उसे अपना प्रभाव बताया। अम, प्रभाव बताया। अम, हाँ, तो उसने उससे कहा कि मैं समझ गई हूँ कि तुम इस ग्रह के नहीं हो, और आप मुझे ये बताओ कि आप इसलिए तो आए नहीं यहाँ पर, तो आप आए क्यों हैं। तो उसने कहा, अजनबी ने, कि आप 1953 से संकेत मांग रही हो यूनिवर्स से। मैं तो बचपन से मांग रही हूँ, मेरे को भी भेज देता कोई संकेत। फिलिस ने सोचा कि वह उसकी परीक्षा लेगी और कहा, यदि आप वही हैं जो आप कहते हैं, तो आप अपने लोगों में से एक को ले आएं। उसने बमुश्किल ये शब्द बोले थे कि जब उसकी आंखों के सामने एक और अस्तित्व साकार हो गया। वो लगभग 6 फीट 4 इंच ऊंचा, सुगठित, सुनहरे बाल और नीली आंखों वाला था, और उसने चांदी नीला जंपसूट पहना हुआ था। हाँ, ये कई एलियन फिल्म्स में इस तरह का दिखाया हुआ है, चांदी जैसा, सिल्वरिश ब्लू। उसने बताया नहीं कि लेकिन टेलीपैथिक रूप से बताया कि उसका नाम अल्टमा था। अल्टमा, कि वह और अन्य लोग ग्रह की मदद करने के लिए आ रहे थे, और भविष्य में वह किसी भी आपात स्थिति में उसे कॉल करने में सक्षम होगी। वह 5 मिनट से भी कम समय तक कार्यालय में रहे और फिर बेहोश हो गए।
वो काला आदमी चला गया और फिलिस ने अपनी खिड़की से देखा कि वह मायामी नंबर प्लेट वाली एक सफेद कैडलैक में बैठा और चला गया। बेहोश हो गए। एक मिनट। अम, उसने कहा कि मेरा नाम अल्टिमा है और वो सब उस उन लोगों की मदद करने यहाँ पर आ रहे हैं और वो जब चाहे उनको बुला सकती है, वो लोग उसकी मदद करने आ जाएंगे। वो 5 मिनट के लिए वहां पर रहा और उसके बाद बेहोश नहीं हो गया, गायब हो गया। तो और ये दूसरा वाला जो काला था वो अपनी कैडलैक में बैठ के चला गया। लगभग 2 महीने बाद एक शुक्रवार की दोपहर, ठीक वैसे ही जैसे फिलिस थी निकलने को और घर जाने ही वाली थी, मतलब फिलिस ऑफिस से निकली और घर ही जाने वाली थी, वह अचानक फिर से प्रकट हुआ। उसने दरवाजों के चारों ओर अपना सिर रखा और कहा, दरवाजे के चारों ओर अपना सिर रखा और कहा, अराउंड द डोर एंड सेड, मतलब दरवाजे से अंदर झांक के उसने कहा कि अपना मतलब सर ऐसे अंदर किया, दरवाजे के अंदर, और झांक कर कहा, हाय फिलिस, सब कुछ ठीक है? बस आपका हालचाल ले रहा हूँ। हालांकि ये कहानी बेतुकी लग सकती है, फिलिस को ये घटना स्पष्ट रूप से याद है और वो कसम खाती है कि बिल्कुल यही हुआ था। ओके। सो यहाँ पे टाइम नहीं आता। 42 मिनट्स। ओके, सो ये मैंने रिकॉर्ड किया है ट्रांसलेट करके। मुझे इसके नीचे कमेंट करके बताना दैट डू यू प्रेफर दिस और डू यू प्रेफर पहले जैसे मैं पढ़ के अपने शब्दों में समझा रही थी। और इसमें वैसे तो ये काफी क्लियर था। गूगल वाज नॉट वेरी बैड एंड आई मैनेज थ्रू। लेकिन कमेंट करके बता सकेंगे आप तो मुझे समझ में आएगा कि इफ आई नीड टू कंटिन्यू विद दिस और go back to my old way. I will see you in Living the Law of One now. Bye.